चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक फिजिकल केमिस्ट्री का नया चैप्टर जिसका नाम होगा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वैद्युत रसायन। पहले बात तो ये चैप्टर जो है वो दो टर्म को मिलाने से बनता है। पहला टर्म आपका है इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड होगा, और केमिस्ट्री मतलब तो समझ रहे होंगे। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसको भी हम लोग स्टडी करते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट मीन्स बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन which we study about the conversion of electrical energy to chemical energy and वाइस वर्सा। यहाँ पे समझना होगा ये फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच होगा जिसको में हम लोग स्टडी करेंगे कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा मीन्स हो गया केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर ये बात समझना होगा कि आखिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन कैसे किया जाता है और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई सेल है, सेल में पहले से स्टोरेज होता है और वो स्टोरेज किया हुआ एनर्जी हमारा होता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी उसमें क्या रहता है, स्टोरेज रहता है। लेकिन यही सेल क्या करता है, जब इसको आप कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं तो इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होने लगता है। तो कह सकते हैं कि सेल जो है, सेल के माध्यम से केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किया जा सकता है और सेल के द्वारा हम लोग एनर्जी को बदले केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे ये समझना है कि अगर हमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो सेल के माध्यम से होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में तो ये कन्वर्जन पॉसिबल है। वो कैसे, इलेक्ट्रोलाइसिस से ये आपका पॉसिबल है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर अब हम लोग डिटेल में ये इस चैप्टर में आपको यही दो चीज़ें पढ़ने के लिए आते हैं, एक तो सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। यहाँ तक समझ में आ गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसको हम स्टडी करेंगे द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। दैट मीन्स केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय सेल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हुआ। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग इसमें बातें करते हैं। हम लोग कहते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स related
टू इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो पहला हम लोग टर्म्स जो होगा वो टर्म हमारा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कोई भी कंपाउंड्स हो, उस कंपाउंड्स को अपने कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करेंगे। सपोज NaCl है, तो NaCl दो कंपोनेंट को मिलाने से बना हुआ है, एक सोडियम प्लस और दूसरा क्लोरीन माइनस। इस कंपाउंड्स को ब्रेक करेंगे इसके कंपोनेंट में बाय यूजिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। This process is called electrolysis. That means we can say that electrolysis is a process. Electrolysis is a process by we can break down the compounds in their components by using electric currents. तो इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आया। इलेक्ट्रोलाइसिस को हिंदी में हम लोग वैद्युत अपघटन बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए प्रोसेस टू break down the compounds in their component by using electric current is called electrolysis. इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं यानी तोड़ देते हैं कंपाउंड्स को अपने कंपोनेंट में बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। सपोज दैट हमारा ये मॉलिक्यूल NaCl है, अगर इसको से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस एंड Cl माइनस में। तो NaCl को इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग करके और Na प्लस को Cl माइनस में कन्वर्ट कर देने का जो प्रोसेस होगा, यही प्रोसेस हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कन्वर्ट होने का प्रोसेस ही हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स के बारे में जानना है, तो इसको हम मिटा दें। नेक्स्ट जो हमारा टर्म्स होगा वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। दूसरा टर्म्स जो हमारा है ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का डिफिनेशन कहता है वह कंपाउंड्स जिसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, वह कंपाउंड्स जिसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे उसका मोल्टेन स्टेट ही क्या कहलाता है, जिस कंपाउंड्स का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे उसका मोल्टेन स्टेट
उसका लिक्विड स्टेट या उसका फ्लूइड स्टेट ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना चाहेंगे किसका, NaCl का। तो NaCl को लिक्विड स्टेट में लाने के दो प्रोसेस हो सकते हैं। एक तो आप इसको स्ट्रांगली क्या करेंगे, हीट कर देंगे। हीट करने के बाद ही ये लिक्विड स्टेट में आ सकता है, और नहीं तो इसको सोलवेंट को मिला दे। जैसे मान लेते हैं इसमें हम इसके साथ हम लोग वाटर को मिक्स कर दें, तब भी ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो NaCl aqueous solution of NaCl is also called electrolyte। तो ये जरूरी नहीं है कि NaCl का ही कंपाउंड्स लिया जाए जो इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट वो सारे कंपाउंड्स हैं जिसका वैद्युत अपघटन किया जाए, किंतु उसका द्रवित अवस्था लेना है हमें। तो ये समझ में आया इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस which are used to electrolysis but their physical state are fluid या liquid। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट तो कई हो सकते हैं। अब यहाँ पे समझना है ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये दो होते हैं। एक हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और दूसरा हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, तो कहता है वैसा इलेक्ट्रोलाइट जिससे करंट को पास करवाएंगे और कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। द इलेक्ट्रोलाइट which are completely ionized is called a strong electrolyte। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कुछ और भी प्रोसेस कंडीशन है। एग्जाम्पल इसका जरूरी है। जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं या फिर सिंपल साल्ट होता है या कॉमन साल्ट आप इसको बोल सकते हैं, जो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, या फिर ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे तो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। मतलब जो इनऑर्गेनिक एसिड है वो मैक्सिमम एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे आपका NOH हो गया, KOH का होल 2 हो गया, LiOH हो गया, KOH हो गया, ये सब सारे आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। सिंपल साल्ट जैसे आपका NaCl आ गया, CaCl2 हो गया, KCl हो गया, FeCl3 हो गया। तो ये सब सारे आपके सिंपल साल्ट हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, तो कह सकते हैं द इलेक्ट्रोलाइट विच आर partially ionized in fluid state। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या ऑर्गेनिक बेस होते हैं वो सारे आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत आते हैं। जैसे CH3COOH हो गया, HCOOH हो गया, CH3NH2 हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, या फिर और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। लेकिन ध्यान देना है बोर्ड में जब इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर ऑप्शन ये दोनों आपको दिया हुआ रहता है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइट।
समझ में आया? इलेक्ट्रोलाइट किसी भी पदार्थ का वह द्रवित अवस्था है जिसका वैद्युत अपघटन किया जाए। इलेक्ट्रोलाइट्स दो प्रकार के हुए, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा जो कम्प्लीटली आयोनाइड हो जाएगा, और जो पार्शियली कहने का मतलब कंप्लीट नहीं या फिर इनकम्प्लीट आयोनाइड होगा वो हमारा कहलाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल आपके सामने है। चलिए तो इसके आगे की बात करते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। चलिए तो ये वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जान रहे हैं, जिसमें पहला टर्म आया हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा टर्म आया इलेक्ट्रोलाइट और तीसरा टर्म आएगा इलेक्ट्रोड। ध्यान देना है, जैसे मान लेते हैं कि हम किसी का भी वैद्युत अपघटन करवाते हैं। सपोज हम H2SO4 का वैद्युत अपघटन करवाए, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया ये और ये, यहाँ पर दो रड डाले जाते हैं। किस लिए रड डाले जाते हैं? ताकि जो ये इलेक्ट्रोलाइट है इसको हम यहाँ से ले जा कर के एक सेल के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सके। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में है H2SO4। अब ये H2SO4 जो हमारा है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। तो कहता है जिस रड का प्रयोग इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए किया जाए, जिस रड का प्रयोग इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए किया जाए वह रड हमारा इलेक्ट्रोड कहलाता है। द रड विच कैन used to the process of electrolysis, the rod which we can used in the process of electrolysis is called electrode। इलेक्ट्रोड जनरली ध्यान देना है, यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रोड होता है ना थोड़ा सा मोटा बना हुआ रहता है, ये वाला इलेक्ट्रोड थोड़ा पतला होता है। इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये इलेक्ट्रोड को जनरली हम लोग बोलते हैं एनोड, और इस इलेक्ट्रोड को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? कैथोड। आप यहाँ पे समझे, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एनोड से निकल करके कैथोड के पास चले जाते हैं। ध्यान देना है, सपोज H2SO4 का नहीं, अगर हम इनिशियल का वैद्युत अपघटन करवाएंगे तो ये जैसे ही इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ये दो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ और Cl-। अब होगा क्या, यहाँ पर Na पर सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रोड पर देखा जाए तो यहाँ पर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो Na+ जो है यानी पॉजिटिव चार्ज वाला है ये अट्रैक्ट किया जाएगा कैथोड के द्वारा, क्योंकि पॉजिटिव और ये नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन होगा, और ये क्लोराइड पर जो नेगेटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के द्वारा। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। इलेक्ट्रोड दो होंगे, एनोड और कैथोड। एक चीज और याद रखना है, ऑन द एनोड ये जो हमारा है ना ये आपका एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, और जब भी यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो यहाँ पर दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों रिएक्शन इस सेल के अंदर, इस कंटेनर के अंदर इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में होता है, इसलिए इसको हम लोग सेल रिएक्शन या इसको रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देना है, कैथोड पर जो होने वाला रिएक्शन होता है ये हमेशा रिडक्शन होता है। कैथोड पर हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन। और एनोड पर जो होने वाला रिएक्शन होता है ये हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो याद रखने का, ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। इसलिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे, रेड कैट यानी रिडक्शन जो होगा वो हमेशा कैथोड पर होगा, तो ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होगा? एनोड पर।
कैथोड पर हमारा एक तो रिडक्शन होता है और दूसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी पदार्थ जो है वो कैथोड पर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और एनोड पर कोई भी पदार्थ जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है एनोड पर दो प्रोसेस हुआ, अगर रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कैथोड पर भी दो प्रोसेस हुआ, एक तो रिडक्शन रिएक्शन और दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इसके आगे की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं अभी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो जनरली जो है ना वो इलेक्ट्रोड आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है मेटालिक इलेक्ट्रोड, मेटालिक इलेक्ट्रोड, और दूसरा होता है इनर्ट गैस इलेक्ट्रोड, इनर्ट गैस। मेटालिक इलेक्ट्रोड होता है तो कहता है वह इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड बना होगा, इलेक्ट्रोड बना होगा तो इलेक्ट्रोड उसी मेटल का बना होगा जिस मेटल का हम लोग वैद्युत अपघटन करवाएंगे। सेम मेटल, मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों में सेम मेटल होंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे मेटालिक इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हैं, अगर हम वैद्युत अपघटन करवा रहे हैं NaCl का, तो यहाँ पे ये जो रड हमारा एनोड और ये जो रड है कैथोड का, ये दोनों रड हमारा बना होगा सोडियम का। अगर ये हम लोग वैद्युत अपघटन करवाएंगे CuCl2 का, तो यहाँ पर एनोड और ये जो कैथोड है ये दोनों बना होगा कॉपर का। अगर हम वैद्युत अपघटन करवाना चाहेंगे AgCl का, तो एनोड और कैथोड दोनों जो बना होगा वो किसका, सिल्वर का। तो समझ में आया कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों में अगर सेम मेटल पाए जाएंगे तो वो हमारा कहलाता है मेटालिक इलेक्ट्रोड। और एक चीज ये बात भी याद रखना है, मेटालिक इलेक्ट्रोड में सेम मेटल आर, सेम मेटल आर, सेम मेटल कैन बी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि सेम मेटल का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। इसको मैं कहता है कि सेम मेटल नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस आप किसी का भी क्यों ना करवाए, लेकिन कहता है वे इफ इलेक्ट्रोड आर made up of ग्रेफाइट और प्लैटिनम। इलेक्ट्रोड जो बना होगा ग्रेफाइट का होगा या प्लेटिनम का होगा, तब हम लोग उसको बोलते हैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रोड। इनर्ट गैस इलेक्ट्रोड में डिफरेंट मेटल कैन बी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको में क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों में से कोई भी प्रोसेस जो होगा वो एक मेटल का नहीं होगा, ये अलग अलग मेटल का होगा। ना तो एक मेटल का ऑक्सीडेशन हो सकेगा और ना ही एक मेटल का रिडक्शन हो सकेगा। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं।
हम आपको ये करवा के दिखाते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही मेटल का होगा और एक में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग मेटल का होगा। सपोज दैट हमारा एक ये सेल रिएक्शन करवा के देख रहे हैं, यहाँ पर ये एनोड, ये कैथोड हो गया। थोड़ा सा हम एनोड को मोटा बना देते हैं। इसको ले जा करके हम जोड़ देते हैं सेल बैटरी से। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम वैद्युत अपघटन करवाने के लिए जो पदार्थ सिलेक्ट किए वो पदार्थ हमारा इनिशियल है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब ये वाला रेड हमारा एनोड का हो जाएगा और ये वाला रेड हमारा कैथोड का हो जाएगा। NaCl का वैद्युत अपघटन करवाएंगे तो Na+ होगा और Cl- होगा। हम लोग यहाँ पर हम आपको लिख करके दिखा रहे हैं, ये आपका सेल रिएक्शन लिख के दिखा रहे हैं। सेल रिएक्शन मतलब सेल के अंदर होने वाला रिएक्शन। तो ये जो सेल हमारा पूरा मिला करके एक सेल कहलाता है। तो सेल के अंदर दो प्रकार के रिएक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी और रिडक्शन रिएक्शन भी। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एट एनोड, मतलब एनोड पर क्या प्रोसेस हो रहा है उसको देखते हैं। पहले ये चीज बोल चुके हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन बोलने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज आप ये ध्यान देंगे, Na+ जो है ये कभी इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये लॉस कर चुका है। जब भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो मेटल करेगा। तो देखिए होगा क्या, Na हो जाएगा एनोड पर और Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब यही रिएक्शन हम लोग देखेंगे कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या होगा, ये आपका रिडक्शन रिएक्शन होगा, यानी बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा किस प्रकार से, Na+ होगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ले करके ये Na बना देगा। इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन को हम प्लस करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ऐसे देखिए, इसका ये इलेक्ट्रॉन और इसका ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा हुआ Na+ और ये बना Na जो है वो Na+ में आ गया और Na+ था वो Na में आ गया। हम लोग देख रहे हैं कि ये सोडियम जो है, यहाँ पे सोडियम का कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लेकिन यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। यहाँ पर ये दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो देख रहे हैं कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 से 1 हो रहा है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो क्या हो रहा है, इंक्रीजेज हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पे देख रहे Na+ मतलब 1 से 0 हो रहा है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा कहेंगे उसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गया कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सोडियम का ही रिडक्शन हो रहा है। तो जैसा कि हम आपको पहले भी ये चीज़ समझा चुके हैं, बताई हैं कि जब मेटालिक इलेक्ट्रोड का आप उपयोग करेंगे तो एक ही मेटल का ऑक्सीडेशन होगा और एक ही मेटल का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गया कि एक ही मेटल का किस प्रकार से ऑक्सीडेशन हुआ और किस प्रकार से रिडक्शन हुआ। अब इसके आगे की बात करते हैं। जो हमारा इनर्ट गैस इलेक्ट्रोड था, इसको में आखिर किस प्रकार से ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा, इसकी बात कर लेते हैं। सपोज एक ये कंटेनर है, दूसरा ये कंटेनर है। इस कंटेनर में मान लेते हैं हम लिए Mg
Cl2, इसमें लिए CuCl2, दो अलग अलग मेटल हम लिए हैं दोनों में। इसमें हम लोग डालते हैं एनोड को, ये जो हमारा रेड हो गया, ये रेड किसका हो गया, एनोड का, और इसमें रेड जो डालते हैं वो रेड किसका डालेंगे, कैथोड का। अगर इसको यहाँ से हम लोग ले जा करके एक सेल के साथ इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया जाए, इसका फील्ड स्टेट ही लिए हैं MgCl2 का और CuCl2 का। अब बताइए क्या यहाँ पे वैद्युत अपघटन पॉसिबल है? नहीं, वैद्युत अपघटन यहाँ पर पॉसिबल नहीं। यहाँ पर वैद्युत अपघटन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि वैद्युत अपघटन पॉसिबल तभी होगा जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने के लिए सर्किट पूरा होना जरूरी है, और यहाँ पे सर्किट पूरा होगा नहीं, क्योंकि इससे करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए अब क्या करते हैं कि ये दोनों सेल को एक दूसरे में कनेक्ट करने के लिए एक ऐसा हम लोग लगा देते हैं, मालूम है, इसको हम लोग बोला करते हैं साल्ट ब्रिज। इसको हम लोग बोलेंगे साल्ट ब्रिज। ये साल्ट ब्रिज जो है ना, वो जनरली बना होता है प्लेटिनम या ग्रेफाइट का, प्लेटिनम का बना होगा या फिर ग्रेफाइट का, और ये एनोड और कैथोड भी प्लेटिनम और ग्रेफाइट का ही बना हुआ रहता है। अब देखिए होगा क्या, कई बार आपसे ये साल्ट ब्रिज का भी डिफिनेशन पूछा जाता है, तो जब आपसे साल्ट ब्रिज का डिफिनेशन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे साल्ट ब्रिज वह रड है जिसका प्रयोग इनर्ट गैस इलेक्ट्रोड में के रूप में किया जाता है, या फिर इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे सेल रिएक्शन, उसमें आगे बताएंगे कि ये इनडायरेक्ट सेल रिएक्शन है। तो इनडायरेक्ट सेल रिएक्शन में दो कंटेनर को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए जिस रड का प्रयोग किया जाता है वह रड हमारा इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो इस रिएक्शन को यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर भी हम आपको सेल रिएक्शन लिखना चाहेंगे। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि ऑक्सीडेशन किसका होगा या रिडक्शन किसका होगा, मैग्नीशियम का या कॉपर का, किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करें या कॉपर की बात करें तो ज्यादा ऑक्सीडेशन किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा ये पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि सर इसमें हमारा एनोड है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो जिस पदार्थ को इसमें डाल देंगे उसका ऑक्सीडेशन होगा और जिस पदार्थ को इसमें डाल देंगे उसका रिडक्शन होगा। तो देखिए आपका कहने का मतलब ये हो गया कि ये किसमें डाला गया है इस पर डिपेंड नहीं करता है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, बल्कि ये मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो ये कैसे पता करते हैं इसके लिए हम आपको नेक्स्ट क्लास में ये बताएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा ही हम लोग ये चीज निकाल लेते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर हम ये अगले दिन बताएंगे। अभी यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन होगा। तो सेल रिएक्शन में हम लोग जानते हैं ये मैग्नीशियम जो है ये ब्रेक करेगा तो Mg2+ देगा और क्लोरीन पर माइनस होगा। यहाँ पर जब ये ब्रेक करेगा तो ये कॉपर 2+ देगा और 2 क्लोरीन पर माइनस होगा। अब सेल रिएक्शन में हम लोग बात करते हैं एनोड पर। तो एनोड पर जानते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो होगा वो मैग्नीशियम का होगा। तो मैग्नीशियम कभी इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा, जब करेगा तो कौन करेगा, मैग्नीशियम करेगा। मैग्नीशियम प्लस नहीं करेगा, जब करेगा तो मैग्नीशियम जाएगा एनोड पर और कहेगा चलो भैया हमरा से 2 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
अब यही रिएक्शन हम लोग देखते हैं एट कैथोड। कैथोड के ऊपर होगा क्या, तो कैथोड के ऊपर होने वाला रिएक्शन रिडक्शन होगा, यानी बोलने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, कॉपर 2+ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और बदल जाएगा किस चीज में, कॉपर में। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नीशियम में जुड़ जाएगा कॉपर 2+, LHS को LHS में जोड़ना है, RHS को RHS में। मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ गया, 2+ के साथ कॉपर। देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुआ, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हुआ, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो रहा है, 0 से 2 हो रहा है, तो कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और कॉपर की बात किया जाए तो कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 से 0 हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी कह सकते हैं कि इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। आप ये कह सकते हैं कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ये दोनों प्रोसेस जो होंगे वो अलग अलग मेटल के होंगे। एक मेटल का ना तो ऑक्सीडेशन हो सकेगा और ना ही रिडक्शन होगा, लेकिन मेटालिक इलेक्ट्रोड में एक ही मेटल का ऑक्सीडेशन भी होता है और एक ही मेटल का रिडक्शन भी होता है। चलिए, तो ये सारा बात आज हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ तक आप कंप्लीट करें और नेक्स्ट अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो को देखने के लिए चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए।